नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के नरकटियागंज क्षेत्र से आ रही है। किशोर का कहना है कि हम मनरेगा को किसानी से जोड़ेंगे, मजदूर जो है मनरेगा से दिया जाएगा, तो खेती को भी प्रॉफिटेबल बनाया जाएगा। दूसरा जो प्लान का सबसे बड़ा समस्या है, मैं खुद उसका सफर हूँ। मैं पढ़ने के लिए यूपी गया, मैं नौकरी करने के लिए दिल्ली और विदेश गया, मैं अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए फिर बाहर भेजा। इधर कुछ आ जाएंगे कांग्रेस में और कहीं आरजेडी में, जिससे एनडीए मजबूत हो जाएगा। देखिए, कुछ लोग शराबबंदी जो यहाँ बिहार में है, लेकिन पैरेलल शराब तो बिक रहा है। बहुत सारी पार्टियां जो यहाँ पार्टी थी, उन्होंने काफ़ी प्रयास किया कि आप हमारी पार्टियों से जुड़िए, लेकिन कोई पार्टी, कोई व्यक्ति मुझे इम्प्रेस नहीं कर सका। यहाँ तक कि उन्होंने राज्य स्तर का कई अच्छा पोस्ट ऑफर किया, लेकिन मैं ज्वाइन नहीं किया। वेलकम बैक, मैं रईस और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। जैसे कि आपको पता है, बिहार का चुनाव विधानसभा भी आने ही वाला है। उससे पहले ही प्रत्येक पार्टियां संघर्ष करना शुरू कर दी है, चाहे वो इंडिया से हो, चाहे वो एनडीए महागठबंधन से, या चाहे जनसुराज। इस बीच हमारे साथ पश्चिमी चंपारण जिला के अंतर्गत नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र से हमारे इंजीनियर अशरफ अली साहब जुड़े हुए हैं, जिनका राजनीतिक से काफ़ी लगाव है और ये एक बार इनका एक कार्यकाल मुखिया भी रह चुके हैं। ये अपना सेवा दे चुके हैं मुखिया पद पर भी। वही हम सीधे इनसे बातचीत करते हैं। सर, स्वागत है आपका हमारा न्यूज़ चैनल में। सर, कि आप अपना मूल्यवान समय दें। सर, मैं चाहूँगा सर एक छोटा सा पहले परिचय दें, चूँकि सर हमारा प्रोटोकॉल। मेरा नाम, जैसा कि आप बता चुके हैं, कि अशरफ अली, इंजीनियर अशरफ अली हुआ। मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से 1986 में बीटेक किया। उसके बाद कुछ सालों दिल्ली में जॉब किया। उसके बाद उस टाइम में चूँकि लालू यादव की बिहार में सरकार थी, जॉब था नहीं, तो हम लोग अपने बेटरमेंट के लिए विदेश का हमने सफ़र किया और सऊदी अरबिया में हमने 17 साल वहाँ एक अच्छी कंपनी में जनरल मैनेजर के पोस्ट पे काम किया। सर, राजनीतिक में आप आए, लेकिन जनसुराज को क्यों चुने? क्योंकि ना तो अभी सत्ता में है, ना वह विपक्ष में है, और सर उसको आप तब चुने जब पार्टी भी नहीं बनी। देखिए, 2006 में मैं विदेश से, चूँकि घर का मैं अकेला था, तो विदेश में छोड़ा और यहाँ रहने लगा। और उसी टाइम में मैं चूँकि गांव में रहता था, और हम चूँकि अल्जीरियन भी हैं, हम लोग तो जानते हैं अल्जीरियन जहाँ भी रहता है कुछ ना कुछ सोशल सर्विस एक्टिविटीज़ करता रहता है। तो उसी क्रम में उस टाइम में 2006 में हम रहने लगे, यहाँ समाज सेवा से भी जुड़े। तो 2011 में पंचायत चुनाव आया, तो लोगों ने मुझे विवश किया, मजबूर किया, मोटिवेट किया कि आप पंचायत चुनाव लड़िए। और उस टाइम में देवरुआ पंचायत महिला आरक्षित था, तो मैंने अपने पत्नी को यहाँ से चुनाव में लड़ाया और वो विजयी हुई। 2011 से 16 तक मैंने पंचायत का सेवा किया, बहुत ढंग से सेवा किया। और आज 10-12 साल के बाद भी हमारे पंचायत में जो सबसे हेल्दी स्ट्रक्चर है, चाहे वो नाला हो, पीसीसी हो, या कोई भी बिल्डिंग्स हो, तो वो समझिएगा कि इंजीनियर अशरफ। सर, अभी फिलहाल हमें जो बर्निंग पॉइंट है, जो पटना में जो बीपीएससी छात्रों पर काफ़ी उन पर जुल्म किया गया, लाठीचार्ज भी हुई, उनके ऊपर ठंडा पानी भी फेंका गया, जिसको लेकर आपके प्रशांत किशोर जी ने धरना दिए थे, और उसके बदले में उनको ये मिला कि उन पर मुकदमा हो। क्या आपको लगता है कि वास्तव में जो लोकतंत्र की बात करते हैं, वो अपना राष्ट्र में लोकतंत्र है, खासकर इस बिहार में, या इसका प्रभाव क्या पड़ेगा आने वाला चुनाव में? देखिए, जब मैं मुखिया था, तो उस वक्त मुझे लौरिया प्रखंड का मुखिया संघ का उपाध्यक्ष भी बनाया गया, क्योंकि लेडीज सीट था, इसलिए मैं अध्यक्ष का पद नहीं लिया, उपाध्यक्ष का पद लिया। और उसके बाद बहुत सारी पार्टियां जो यहाँ पार्टी थी, उन्होंने काफ़ी प्रयास किया कि आप हमारी पार्टियों से जुड़िए,
लेकिन कोई पार्टी कोई व्यक्ति मुझे इम्प्रेस नहीं कर सका। यहाँ तक कि उन्होंने राज्य स्तर का कई अच्छा पोस्ट ऑफर किया, लेकिन मैं ज्वाइन नहीं किया क्योंकि वो मुझे इम्प्रेस नहीं कर सके। उनके नीतियों से बहुत सारे चीज़ से उनके हम सहमत नहीं हो पाए। और पहली बात 2022 में प्रशांत किशोर जी जब इसी चंपारण के धरती भितियरवा से अपना पद यात्रा शुरू किया और जो उन्होंने चंपारण का लगभग हर पंचायत, अगर गांव नहीं तो हर पंचायत का भ्रमण किया, अच्छा से किया। उस क्रम में हम लोग उनसे मिले भी। और मैं आपको बता दूं कि देवराज के बगही में उनका जहां कैंप था, उनसे हमारी पहली मुलाकात हुई थी और हमारे साथ उनका एक अच्छा क्वेरीज भी हुआ था। कई मुद्दों पे हम उनसे चर्चा भी किए थे और फिर हम उनसे इम्प्रेस हुए उसी टाइम में। और चूँकि पहले से भी हम जानते थे, उनका नाम हम लोग सुने थे और चूँकि पॉलिटिकल रणनीतिकार थे, कई सरकारें उन्होंने बनाई थी, तो उनके एक कैपेबिलिटी, एक पर्सनैलिटी, उनके दूरदर्शिता, इन चीज़ों से हम लोग इम्प्रेस पहले से भी थे। जब फेस टू फेस बगही में बात हुई थी तो उसमें और इजाफा हुआ और फिर हमने अपने दरवाजे पे भी उनका प्रोग्राम रखा। और फिर देवराज के चूँकि एक तरह से जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, चाहे सामाजिक हो, एजुकेशनल हो, सोशल हो, पॉलिटिकल हो, उसके कन्वेनर लोग मुझे ही बना देते हैं। क्योंकि मेरे अंदर कोई ईगो नहीं है, मैं लिबरल आदमी हूँ और चंपारण के जो 8-10 पंचायत है उसके पक्ष विपक्ष के सभी पर्सनैलिटी जो है, जो भी मुखिया हारा हुआ हो, जीता भी हो, जो भी व्यक्ति हो, सभी से मेरा अच्छा कम्युनिकेशन रहता है और मुझे रिस्पेक्ट देते हैं। और यही कारण है कि जब एनआरसी के टाइम में इंडिया में रूरल साइड में पहला जो एनआरसी हुआ था वो सभ्या में हुआ था और उसका भी सभी मुखिया लोग मिलकर मुझे ही कन्वेनर बनाए। तो इस क्रम में हम लोग इम्प्रेस हुए और फिर हम लोग जनसुराज से जुड़ गए और पहले दिन से हम डिस्ट्रिक्ट स्टीयरिंग कमेटी के मेंबर थे और उसके बाद मुझे पश्चिम चंपारण जिला का प्रवक्ता भी बनाया गया। इसके बावजूद भी हम लोग चूँकि नई पार्टी थी, संघर्ष कर रहे थे, हम लोग वेट एंड वॉच में भी थे। प्रशांत किशोर जी का विचारधारा का स्पष्टता नहीं था, लेकिन समय के साथ इस क्रम में उनकी कुछ बातें आई जिससे हम लोग आहत भी हुए। जैसे पिछले संसदीय चुनाव में उन्होंने नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनको 300 प्लस सीट आने की बात कही, जो उनके संघर्ष से एक अलग मुद्दा था, वो एक रणनीति का मुद्दा था, उनसे उसको बचना चाहिए। इससे हम लोग जब जन स्वराज के लिए कहीं बात करते थे तो हम लोग ट्रोल भी होते थे। लेकिन समय के साथ जब उन्होंने अपना विचारधारा स्पष्ट किया कि उनका विचारधारा गांधी और अंबेडकर का है और हाल के जो घटनाएं हुई, चाहे आप ये आपने बीपीएससी की बात की या जो भी की, ये भी की, जो वो धरना पे बैठे या सत्याग्रह में बैठे हुए हैं, हाल के घटनाओं ने ये साबित किया है कि उनमें कैलिबर है, संघर्ष करने का क्षमता है, स्पष्टता है, बेबाकी है, सच्चाई है, विचारधारा उनका अच्छा है। तो जो बिहार की आप स्थिति देख रहे हैं कि 35 साल यहाँ बिहार कांग्रेस ने हुकूमत किया, उसके बाद 15 साल जो है लालू यादव हुकूमत किए, 19 साल नीतीश जी का हुआ, पिछले 19 साल से बिहार में परिस्थितियों की सरकार है। चूँकि राजद माई समीकरण की पार्टी है, उसका गठबंधन जो है भाजपा से हो नहीं सकता, इसका फायदा उठाकर नीतीश जी सत्ता में बने हुए हैं। बिहार देश का वो राज्य है जहाँ पे हुकूमत नहीं बदलती है, विपक्ष बदलता है। अच्छा सर, शराबबंदी को लेकर सर यदि हम बात करें, जिस दिन जन सुराज पार्टी के रूप में बनी घोषित हुई, उसी दिन मंच से जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी ने कहा कि यदि हमारी सरकार आएगी तो सर सबसे पहले शराबबंदी को हम हटा दें। क्या कहेंगे आप इस पर? एक तरफ तो वे तो गांधीवादी विचारधारा की बात करते हैं और दूसरी तरफ वे शराब की बात करते हैं। देखिए, गांधी जी तो इस बात को तो प्रशांत जी खुद स्पष्ट कर चुके हैं, क्योंकि ये कोरिज तेजस्वी यादव जी ने ये क्वेश्चन उठाया था
उसके पीछे जो है वो गांधी का फोटो लगाते हैं और शराबबंदी खत्म करने की बात करते हैं। तो देखिए शराब पीने का मैंने एक लिमिट में पीने से वो आपके हेल्थ के लिए अच्छा माना जाता है। बहुत सारी बीमारियां हैं जिसमें डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं कि थोड़ा आप शराब पियो, लिमिट में पियो। पूरा यूरोप अमेरिका शराब पीता है, लेकिन किसी को भंकस करते हुए, शराब पी के विचलित होते हुए आपने नहीं देखा हो। तो शराबबंदी जो यहाँ बिहार में है, लेकिन पैरेलल शराब तो बिक रहा है। पहले जो है उसके लिए रजिस्टर्ड दुकान में बिकता था, जिससे सरकार को रेवेन्यू भी मिलता था। आज होम डिलीवरी शराब आ रहा है, सरकार का रेवेन्यू भी बंद है। तो प्रशांत किशोर ने इस पे बेबाकी से कहा। जिस दिन हमारा जन स्वराज पार्टी का स्थापना था, उसमें उन्होंने कहा कि हम जो है जिस दिन सत्ता में आएंगे, आधा घंटा में शराबबंदी बंद करेंगे और उस पैसे से जो रेवेन्यू हमारा आएगा, शराबबंदी खत्म करने के बाद जो 30,000 करोड़ या इस तरह का कुछ उसका अलर्ट डाटा है, जो अभी रेवेन्यू नहीं मिल रहा है बिहार सरकार को, शराबबंदी खत्म करने के बाद जब वो रेवेन्यू आएगा तो उसको कहाँ लगाएंगे? शिक्षा पे। और जब लोग शिक्षित होंगे तो अपने स्वास्थ्य के लिए कॉन्शियस होंगे, तो वैसे ही शराब हम पिएंगे। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव पर जन स्वराज ने ऐलान किया कि 243 सीट पर अपना प्रत्याशी उतारेगी। इसमें प्रत्येक लोकसभा में एक महिला सीट को उनको देना अनिवार्य है। क्या आपको लगता है कि 243 सीट पर जो उतारेंगे तो क्या इससे एनडीए को फायदा नहीं होगा? तो इसलिए कि आप तो चूंकि जन स्वराज से काफी अल्पसंख्यक लोग जुड़े हुए हैं और कांग्रेस और आरजेडी से काफी तो अल्पसंख्यक लोग वो मोहब्बत करते हैं, तो अल्पसंख्यक लोग पूछाएंगे, इधर पूछा जाएंगे कांग्रेस में और कहीं आरजेडी में, जिससे एनडीए मजबूत हो जाए। देखिए, कुछ लोग कह रहे हैं, ये बात आ रही है कि प्रशांत किशोर भाजपा का बी टीम है, प्रशांत किशोर आए हैं मुस्लिम वोट को डिवाइड करने के लिए। तो अब वो बात नहीं है। समय के साथ, वक्त के साथ मुस्लिम वोटर कॉन्शियस हुए हैं और आपने देखा होगा कि मुस्लिम समाज अब कैलकुलेटेड वोटिंग करता है। आज के डेट में मुस्लिम किसी का वोट बैंक नहीं है, चूंकि बिहार में विकल्प नहीं था। यूपी में आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश में वहाँ विकल्प है, तो किसी सीट पे वहाँ मुस्लिम बहुजन समाज पार्टी को भी वोट देता है, किसी सीट पे वहाँ कांग्रेस को भी वोट देता है और किसी पे समाजवादी को भी वोट देता है। तो बिहार में कोई विकल्प नहीं है, डायरेक्ट फाइट एनडीए और महागठबंधन का होता है, इसलिए मुसलमान जो है महागठबंधन से जुड़ा हुआ है। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि 15% मुसलमान जदयू को भी वोट देता है। लेकिन ये कहना कि मुस्लिम वोट डिवाइड हो जाएगा, ऐसा नहीं। अगर जिस स्पष्टता से, जिस क्लियरिटी से प्रशांत किशोर अब तक जो 2.5 साल का सफर हम लोग देखे हैं, हम लोग पौनी नजर रखे हुए हैं, हम लोग जन स्वराज से जुड़े हुए हैं, उन्होंने अब तक जो बातें कही उस पर अमल किया। उन्होंने कहा कि हमारा पहला प्रदेश अध्यक्ष एक दलित होगा, तो वो एक दलित को लाए और वो भी सबसे पढ़े लिखे दलित को लाए। उन्होंने स्पष्ट किया, कह दिया कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। यानी मुस्लिम का अगर पॉपुलेशन बिहार में 18% है तो 243 का 18% 40 बनता है। तो बिहार में जन स्वराज अगले 2025 के विधानसभा में 40 क्वालिफाइड जो बढ़िया कैंडिडेट होगा, मुस्लिम का सक्षम होगा, उसको लड़ाएंगे। सर, जो आप व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए विपक्ष के शून्य होनी चाहिए, मतलब आपको सत्ता में रहना चाहिए। क्या आपको लगता है कि जो 35 साल 20 साल जो भी है, इतने साल से शासन करते आ गई पार्टियां, ये कर नहीं पाई, तो क्या आप कर पाइएगा? इच्छा शक्ति होनी चाहिए, जील होनी चाहिए, जुनून होना चाहिए, हर चीज संभव है। आज ये कहा जा रहा है कि पहली बार पार्टी 10 से 15 सीट जीत सकती है, सत्ता में नहीं आ सकती है। आपने देखा होगा कि
कि 1977 में जब हिंदुस्तान में, भारत में घोषित इमरजेंसी था तो रातों रात जनता पार्टी खड़ा हो गया था और कांग्रेस जैसे ताकतवर देश की सबसे बड़ी पार्टी को, मजबूत पार्टी को सत्ता से उखाड़ फेंका था। आज भारत या बिहार में अघोषित इमरजेंसी है तो क्या आज 2.5 साल में जो पार्टी खड़ी हुई है वो बिहार सरकार को सत्ता से उखाड़ के नहीं फेंक सकती है? दोनों पार्टियां जो हैं, चाहे राजद हो या ये हो, ये व्यवस्था का अगर सोचे होते बदलाव के लिए, आपने सुना होगा कि राजद के टाइम में जंगल राज था, अपहरण का चल रहा था पूरी मजबूती से बिहार में, और खासकर ये पश्चिमी चंपारण जो जंगल से जुड़ा हुआ है, ये अपहरण का गढ़ था। उस टाइम में हम लोग विदेशों में रहते थे और छुट्टियों में आते थे, तो हम लोग को वो दिन भी याद है कि कहा जाता था कि 4 बजे तक तुम लोग घर चले आना। आज और उसके बाद तब जो है जंगल के डाकू जो है बिहारियों को लूटते थे। उसके बाद नीतीश जी आए तो आज जो है, आज भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है, अफसरशाही इतना बढ़ गया है कि आज अफसर लोग बिहारियों को बुरी तरह लूट रहे हैं। सर, आप कह रहे हैं आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में प्रत्येक लोकसभा में एक विधानसभा पर महिला को सीट देंगे, और आरजेडी का कहना यह है कि यदि हमारी सरकार आती है तो हम प्रत्येक महीना में माई बहन सम्मान योजना से या मान योजना के तहत मैं प्रत्येक महीना 2,500 रुपये महिलाओं को। देखिए, हम किसी भी चीज को फ्री देने के पक्ष में नहीं है, चाहे वो राशन हो, चाहे वो फ्री पैसा हो, चाहे कोई भी फ्री चीज देने के हम पक्ष में नहीं है। हम चाहते हैं, देखिए चाइना, लोग जो है रोना रोते हैं कि भारत की पॉपुलेशन ज़्यादा है, हमें चाइना से सीख लेनी चाहिए जिसका पॉपुलेशन हमसे ज़्यादा है, लेकिन उसने अपने पॉपुलेशन को लाइबिलिटी नहीं बनाया, अपॉर्चुनिटी बनाया, और हर हाथ को काम देके इंडस्ट्री खोल के सस्ती में अपने मैन पावर के बल पे सस्ता सामान बना के अमेरिका जैसे कंट्री के जो प्रोडक्ट है उसको चैलेंज किया, और आज दुनिया पे अपने सस्ता प्रोडक्ट के लिए इसी मैन पावर के बल पे वो राज कर रहा है। चलिए सर, आगामी सर बिहार विधानसभा चुनाव आ रहा है सर, लास्ट में सर आपसे प्रश्न ये है कि जनता 5 साल पछताती है गलत प्रत्याशी चुनकर, 5 साल इंतजार करती है सही प्रत्याशी चुनने के लिए। इस बार आप जनता को क्या सुझाव देंगे, खासकर आप इस देवराज क्षेत्र के आपके जो अपने हैं और इस नरगढ़ियागंज विधानसभा क्षेत्र के जो लोग? देखिए, प्रशांत किशोर जी ने स्पष्ट कर दिया है कि सत्ता आते ही हम 5 चीज कर देंगे। शराबबंदी खत्म कर देंगे, उसका जो पैसा आएगा शिक्षा पे लगाएंगे, पेंशन जो है जो वृद्धावस्था में है उनका पेंशन जो मात्र आजकल 400 रुपया मिल रहा है उसकी क्या ही है, उसको हम 2000 कर देंगे। महिलाओं के लिए ऋण की बात हो रही है कि उनको सस्ता ऋण देंगे। किसानों के लिए बात आ रही है, आज सबसे ज़्यादा परेशान किसान है, क्योंकि किसान के लिए चाहे वो बीज हो या खाद हो या जो भी किसानी के लिए चाहिए वो इतना महंगा हो गया है, और उसका प्रोडक्ट आजकल गोभी क्या है, 2 रुपया किलो गोभी बिक रहा है, 25 रुपया अब मटर बिकने लगा है, 10 रुपया 20 रुपया टमाटर बिक रहा है। आप खुद देखिए उसमें कितना लागत लगता होगा, और जब वो तैयार हो रहा है तो किसान को क्या मिल रहा है। तो प्रशांत किशोर का कहना है कि हम मनरेगा को किसानी से जोड़ेंगे, मजदूर जो है मनरेगा से दिया जाएगा, तो खेती को भी प्रॉफिटेबल बनाया जाएगा। दूसरा जो प्लान का सबसे बड़ा समस्या है, मैं खुद उसका सफर हूँ, मैं पढ़ने के लिए यूपी गया, मैं नौकरी करने के दिल्ली और विदेश गया, फिर मैं अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए फिर बाहर भेजा, आज फिर नौकरी के लिए, कल मेरा बच्चा जो है असम का सफ़र किया है नौकरी के लिए, इलाज के लिए हम लोग दूसरे दिल्ली जा रहे हैं। और ये सिर्फ मिडिल क्लास के लिए नहीं है, ये मजदूर के लिए भी है। एक मजदूर को 10,000 रुपया कमाने के लिए
भी पलायन करके दूसरे राज्यों में जा रहा है। तो जब तक व्यवस्था नहीं बदलेगा, पलायन नहीं रुकेगा, तब तक ये व्यवस्था कैसे बदलेगा, पलायन कैसे बदलेगा। हम लोग वो सशक्त, वो बिहार बनाना चाहते हैं कि वो दिन आए कि महाराष्ट्र और गुजरात, हरियाणा, पंजाब के लोग अपने पढ़ाई लिखाई और नौकरी के लिए बिहार का सफर करें। हमारा लक्ष्य सर, आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे इंजीनियर अशरफ अली साहब, जिन्होंने अपनी बात को भी बागी से रखी। और मैं आपको बता दूं, आने वाला आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सबसे बड़ी चुनौती जनसुराज के लिए होगी, इसलिए कि 2 मोर्चे संभालने पड़ेंगे। एक तरफ इंडिया गठबंधन और दूसरी तरफ एनडीए महागठबंधन। तो देखते हैं इन दोनों मोर्चा को जनसुराज सही से संभाल पाती है कि नहीं पाती है, ये तो जनता पर डिपेंड करता है। तब तक के लिए विजिट कीजिए हमारे चैनल। फिर मिलते हैं एक नए खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत। बेहतर उपचार, सुरक्षित परिवार। जब मामला हो आपके सेहत का, तो समझौता कैसा? जी हाँ, अब आपके चंपारण में पहली बार पेट और लीवर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर साजिद आजम सभी बीमारियों से निजात दिलाने के लिए खुल गया आपके शहर रामनगर में आजम गैस्ट्रो एंड गाइनो हॉस्पिटल, जहां आपको आपके स्वास्थ्य के लिए मिलेगा 24 घंटे बेहतर उपचार की सुविधा। जहां कम खर्च में डॉक्टर साजिद आजम, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ के लिए डॉक्टर साजिदा तबस्सुम व डॉक्टर वाजिदा तबस्सुम के द्वारा मिलेगा बेहतर इलाज। जहां पुराने से पुराने पेट दर्द, एसिडिटी की समस्या, पेट में अल्सर होना, जोड़ दर्द, साइटिका, शुगर, दम फूलना, फैटी लीवर, लीवर में सूजन की बेहतर इलाज की सुविधा, पुराने से पुराने बुखार, वीपी की समस्या, खांसी, सर्दी की उत्तम इलाज, महिलाओं से संबंधित रोग, बच्चेदानी, मासिक गड़बड़ी, सफेद पानी एवं ब्लड गिरना, लिकोरिया, नॉर्मल डिलीवरी, बच्चेदानी में सूजन, ओवेरियन सिस्ट, फैमिली प्लानिंग, पीसीओएस, नशबंदी, वुमन हेल्थ चेकअप, गांठ हो जाना एवं बांझपन के मरीज का 100% सफल इलाज, 24 घंटा अल्ट्रासाउंड, खून जांच की सुविधा, शुक्रवार को फ्री ओपीडी की सुविधा, अत्याधुनिक मशीनों से गर्भाशय की जांच बेहतर ढंग से किया जाता है। आजम गैस्ट्रो एंड गाइनो हॉस्पिटल का पूरा पता है रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के बीआरसी के सामने वाली गली मदरसा के पास, नारायणापुर व नरकटियागंज में पुष्पांजलि होटल के पीछे एम वली हॉस्पिटल में सुबह के 11 बजे से शाम 4 बजे तक इलाज कराने के लिए संपर्क करें। आजम गैस्ट्रो एंड गाइनो हॉस्पिटल का संपर्क नंबर है 7050131267। दूसरा नंबर है 7011306708।